हाँ जी। लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था अपना? दोहरे और दरियन कंप्लीट हो गया था। तो लास्ट में चल रहे थे अपन डेजर्ट वाले पार्ट में, कुछ जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जिसमें पहले कवर किया था अपन ने प्लाया प्लाया झील। प्लाया झीलों के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई जाने वाली झीलों को खड़ी, दोनों का संबंध राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से। और इसी क्षेत्र में मुख्यतः दलदली, लवणी और इनफर्टाइल लैंड होती हैं, जिनको जिनको रन या टाट कहा जाता है। जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे। राजस्थान के अंदर फलोदी रन, जोधपुर बाप रन, बाकरी, जैसलमेर पोखरण, जहां न्यूक्लियर टेस्ट 1974 1998 दो बार जहां न्यूक्लियर टेस्ट। राजस्थान में थोब रन, बाड़मेर, और एक परिहारा या पड़िहारी रन, और एक नेहड़ का रन जालोर, जो लूनी बेसिन में लिखवाया हुआ है। रन और टाट के बाद में पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक जलपट्टी का क्षेत्र है, वाटर बेल्ट या लाठी सीरीज। किस नदी का पार्ट है? ये किस जगह स्थित है? पोखरण मोहनगढ़, लगभग 60 किलोमीटर। इस पे पाई जाने वाली प्रमुख घास, जैसे गोडावण की। इस पे जो ट्यूबवेल बने हुए हैं वो ज्यादातर, जैसे राजस्थान में थार का गढ़ा कहा जाता है, पोर्ट ऑफ थार के नाम से जाना जाता है चांदन के नलकूपों को। वाटर बेल्ट या जलपट्टी या लाठी सीरीज के बाद में आकलवुड फॉसिल पार्क। तो आकलवुड, आकल जगह है, वुड जिसके फॉसिल्स मिले हैं, लकड़ी, फॉसिल यानी जीवाश्म, और इसके ऊपर पार्क या उद्यान बना रखा, तो फॉसिल पार्क या जीवाश्मीय उद्यान। किस जिले में है? जैसलमेर। किस काल की लकड़ी है? जुरासिक एज, यानी लगभग 18 करोड़ या 180 मिलियन वर्ष पहले की। और इसी क्षेत्र में मुख्यतः यानी पश्चिमी राजस्थान के और बाप क्षेत्र में हिमानी के द्वारा जमा किए गए पहाड़ी क्षेत्रों से जो मोटे कंकर पत्थर नीचे जमा किए गए हैं, ये बोल्डर हैं। और ये बोल्डर लुढ़कते लुढ़कते आगे बारीक सेडिमेंट्स में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्ले पार्टिकल्स। तो हिमालय ग्लेशियर्स के द्वारा जमा किए गए मोटे कंकर पत्थरों को बोल्डर और बारीक अवसादों को सेडिमेंट, यानी जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये क्ले होते हैं। इसके बाद में अपन ने, इसके बाद में दोहरे दरियन, यही था ना नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 के बाद में दोहरे और दरियन। तो जो ड्यून्स होते हैं, क्या चीज, जो लहरदार या वेवी टाइप जो सैंड ड्यून होते हैं, उनको नाम क्या दिया जाता है? दोहरे। लहरदार बालू का स्तूपों को दोहरे, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो, तो यानी जो बार बार अलग अलग स्थान धारण करेंगे, वो क्या होंगे? दरियन, यानी शिफ्टिंग ड्यून्स। तो शिफ्टिंग ड्यून्स इज नोन एज दरियन। कोई भी बालू का स्तूप अगर आगे आगे बढ़ता है, और हवाओं के साथ लगभग सभी बढ़ते हैं एक अनुप्रस्थ को छोड़कर। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ के सामने राइट एंगल पे क्या होता है? बैरियर या अवरोध होता है। तो इसका मीनिंग सबसे कम डायनेमिक ड्यून्स होते हैं अनुप्रस्थ, और मोस्ट डायनेमिक होते हैं बरखा। तो हर बालू का स्तूप हवा के साथ लगभग आगे बढ़ता है, तो वो आगे बढ़ने वाला जो टर्म्स है वो दरियन होता है। तो बालू का स्तूपों का स्थानांतरित होने वाली उस गतिविधि को क्या बोलते हैं? दरियन कहा जाता है। और जो वेवी टाइप ड्यून्स होते हैं, यानी बालू का स्तूपों के अंदर आपको बालू का स्तूपों में सब में यूं लाइनें दिखाई देंगी वेवी टाइप। तो जो वेवी टाइप लाइन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? दोहरे। और दोहरे और दरियन सर्वाधिक वहां जहां रेत के टीले अधिक होते हैं, जैसलमेर के अंदर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट है बालसन। ये वाला हिस्सा अरावली वाला पार्ट। अरावली में इस साइड में आती हैं अपने जयपुर की पहाड़ियां, इसके उत्तर में इस साइड में सीकर की पहाड़ियां, इस साइड में अजमेर। और इन तीनों क्षेत्रों से नदियां आती हैं मुख्यतः इस साइड में नागौर, अजमेर और जयपुर। सांबर झील बनती है यहाँ। तो जो सांबर झील है वो भारत में बालसन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है।
तो इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो एक तो अपन पढ़ किस एरिया को रहे हैं अभी, डेजर्ट या मरुस्थल को, तो एक तो डेजर्ट का होना जरूरी है, फिर डेजर्ट के आसपास वाले एरिया में हिल्स होना जरूरी है, और फिर उन हिल्स के बीच में वाटर बेसिन होना जरूरी है। तो एक तो डेजर्ट एरिया, चारों ओर पहाड़ियां हों, और उन पहाड़ियों के बीच में कोई वाटर बेसिन या झील बने, तो उस वाटर बेसिन या झील को नाम क्या दिया जाएगा? बाल्सन। तो इसका मीनिंग है मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों के मध्य स्थित वाटर बेसिन को, या ए वाटर बेसिन विच इज सराउंडेड बाय हिल्स इन डेजर्ट रीजन इज नोन एज बाल्सन। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों के मध्य स्थित जल बेसिन को या झील को बाल्सन कहा जाता है। तो इसमें लिखेगा डेफिनेशन, डायग्राम बना लीजिए पहले। इन डेजर्ट एरिया में हिल्स के बीच में होती हैं। तो ये जयपुर से पश्चिम की और नागौर के टच वाला एरिया किस में आएगा? डेजर्ट में आएगा। हालांकि सांबर जो तहसील है वो जयपुर का पार्ट है, लेकिन टच में किसके है? ये नागौर के। और नागौर अपने आप में डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है। सेमेरी डेजर्ट में एक भाग करवाया भी हमें नागौरी उच्च भूमि। डेफिनेशन लिखेगा, डायग्राम बना लिया। तो बालसन का मीनिंग है कि मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। जल बेसिन या लेक या झील को मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। ए वाटर बेसिन इन डेजर्ट रीजन which is surrounded by hills, a water basin in desert region which is surrounded by hills is called, या is known as balsan. A water basin in desert region which is surrounded by hills, मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण सांबर। सांबर इंडिया में इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन भी यही आता है कि राजस्थान में बालसन का उदाहरण क्या है, तो आंसर यही रहता है सांबर। इसमें एग्जाम्पल ही पूछते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। नेक्स्ट लिखिएगा ओएसिस या नकलिस्तान। ओएसिस या नकलिस्तान, जिसको अपने एक शब्द और भी हिंदी में बोलते हैं मरु उद्यान। हालांकि दोनों अपोजिट कंडीशन लिख रहे हैं, अपन एक डेजर्ट भी बोल रहे हैं और उद्यान भी बोल रहे हैं। कि मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वो सामान्यतः एरिड होते हैं, सूखे होते हैं, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र होते हुए उसमें उद्यान कैसे पॉसिबल है? तो डेजर्ट एरिया में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ वाटर बेसिन या झील बन जाती है, जैसे कि जैसलमेर में भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, खड़ीन। या कोई प्राचीन कोई नदी तो हो सकता है कि जमीन में वहां पानी रुका हुआ हो, जैसे जलपट्टी वाला एरिया। तो पहली कंडीशन तो कि उस क्षेत्र में, ये क्षेत्र है डेजर्ट एरिया होता है, फिजिकल जो डिवीजन है वो क्या होना चाहिए? डेजर्ट, भौतिक प्रदेश मरुस्थलीय क्षेत्र होना चाहिए, और उस क्षेत्र में जल बेसिन या वाटर बेसिन मिलना चाहिए। और जहां अपने को पता है कि वाटर बेसिन होगा, उसके चारों ओर आपको क्या दिखाई देगी? हरियाली या ग्रीनरी दिखाई देगी। तो आप डेजर्ट में चल रहे हो और अचानक किसी क्षेत्र में झील आ गई, तो एक बार तो देखने को अपने को यूं लगेगा जैसे कुछ आर्टिफिशियल है, यहाँ इस क्षेत्र में इतनी हरियाली और झील कैसे हो सकती है। लेकिन कई बार नेचुरली बारिश होने के कारण यहाँ पहले कोई नदी है, उसका कोई ऐसा भाग हो, जैसे चांदन
और ये जो पार्ट है अपने लाठी वाला गांव, इन क्षेत्रों के आसपास में खेती अच्छी होती है। क्या? क्योंकि ये जलपट्टी वाले पार्ट में है, जहाँ जमीन के अंदर पानी रुका हुआ है सरस्वती का, और खूब भारी मात्रा में भंडारित है। तो इस कारण उन क्षेत्रों में जो डेजर्ट एरिया हो और वहां वाटर बेसिन हो, तो वाटर बेसिन होने के कारण उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है। इसी सीन को नाम दिया जाता है मरु उद्यान। और एक अरब शब्द है नकलिस्तान या ओएसिस, इससे भी इसको इंडिकेट किया जाता है। तो ये तो अब ज्योग्राफिकल टर्म्स में आ गया ये सब नकलिस्तान। तो नकलिस्तान अपने आप में मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल बेसिन के चारों ओर हरियाली वाले इस सीन को नाम क्या देंगे? नकलिस्तान। ये देखने पे कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ये वाला पार्ट चारों ओर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें ये वाटर बेसिन, और वाटर बेसिन जहाँ होगा उसके चारों ओर हरियाली। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं, तो उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नकलिस्तान। और यही डेजर्ट एरिया हो और उसके अंदर चारों ओर पहाड़ियां और बीच में वाटर बेसिन हो, तो उसको हम बालसन कहेंगे। और हिल्स नहीं है और हरियाली है, तो इसको ओएसिस या नकलिस्तान कहा जाता है। डेफिनेशन लिखिए। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं, जल बेसिन पाए जाते हैं, उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं, उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नकलिस्तान या मरु उद्यान कहा जाता है। ए वाटर बेसिन, a water basin which is found in desert region, a water basin which is found in desert region, and plants grow in this region, and plants grow in this region is called oasis. मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां वाटर बेसिन और प्लांट्स जहां ग्रो करते हो, उस सीन को हम क्या बोलेंगे? नकलिस्तान। इस प्रकार का स्ट्रक्चर राजस्थान में कहीं पे भी हो सकता है। अगर डेजर्ट के अंदर बारिश अच्छी हो गई, जैसलमेर के अंदर, तो वहां पलाया झील बन जाएंगे और उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाएगी, तो वो अपने आप में नकलिस्तान है। राजस्थान में बीकानेर डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसके आसपास कुछ ऐसी झील है मीठे पानी की, जैसे कोलाइत है और गजनेर झील। तो गजनेर वाला एरिया वो भी डेजर्ट बीकानेर, और कोलाइत है ये भी मुख्यतः डेजर्ट वाले डिस्ट्रिक्ट बीकानेर। तो इन झीलों के आसपास में आपको हरियाली दिखाई देगी। तो एरिया कौन सा है? बीकानेर डेजर्ट। और यहाँ वाटर बेसिन यानी ये झील है कोलाइत, और इनके चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। तो कोलाइत, गजनेर या जैसलमेर की खड़ीन या पलाया झीलें, ये सब अपने आप में किसका एग्जाम्पल होती हैं? ये नकलिस्तान या ओएसिस का एग्जाम्पल होती हैं। अरब कंट्रीज के अंदर मुख्यतः जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर होटल वहां बनाए जाते हैं जहां पे पानी अवेलेबल होता है। जैसे अपने पानी अवेलेबल है पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में, जो 60 किलोमीटर का बेल्ट है उसके बीच में। इस कारण मुख्यतः वहां पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अधिक है। तो अरब कंट्रीज में मुख्यतः होटल सीरीज वगैरह उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां पानी उपलब्ध होता है। एक मूवी थी अक्षय कुमार की, बेबी मूवी के नाम से, जिसके अंदर वो लास्ट में एक ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ के लेके आते हैं। तो उसमें मूवी के लास्ट में वो एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो रेस्क्यू करते हैं डेजर्ट के बीचों बीच अरब कंट्रीज के अंदर। तो मरुस्थल के बीचों बीच जो होटल का जो सीन वो होता है, वो ओएसिस का एग्जाम्पल है। तो अरब क्षेत्रों में मुख्यतः होटल वहीं बनाए जाते हैं जहां ओएसिस पॉसिबल हो, यानी जहां पर जल उपस्थित हो। जहां जल उपस्थित होगा उस क्षेत्र में चारों ओर हरियाली डेवलप हो जाएगी। इस कारण इनको अपन मरु उद्यान भी बोल देते हैं सामान्यतः।
तो ये अपने को भी पता है कि जहाँ मरुस्थल में पानी मिलेगा तो तय है कि मरुस्थल में पानी मिलेगा तो उस क्षेत्र में हरियाली डेवलप हो जाएगी, ग्रीनरी डेवलप हो जाएगी, प्लांट्स ग्रो होंगे। इस कारण इनको मरु उद्यान भी कहा जाता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वगैरह वैसे नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो आप कोलाहित और गजनेर ये लेक्स लिख सकते हो। उदाहरण, कोलाहित एंड गजनेर लेक्स, कोलाहित एवं गजनेर झील। सर किसी ने जूते उतार दिए हैं जिससे बहुत दिक्कत हो रही है, तो वापस पहनवा दो। और उतारने वाले कम से कम ये ध्यान रखो, या तो चाहते क्या हो पहले तो ये बताओ। देखो आसपास में कोई सो रहा है तो वैसे ही उठा दो। और बड़ी बात तो यह है कि उन व्यक्तियों को खुद को भी पता है कि वो अपने पाँव खुद भी एक बार के लिए तो सूंघ लें तो बेहोश हो जाए। नेक्स्ट लिखो पीवना। पीवना क्या है? ये सांप की एक प्रजाति है। ये स्नेक स्पीसीज है, सांप की प्रजाति, जो रंग में मुख्यतः पीला होता है, कलर इन येलो। और ये मुख्यतः राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर। ये डेजर्ट स्नेक जो होते हैं ये काफी ज्यादा जहरीले होते हैं, पीवना। एक तो वाटर स्नेक होता है, पानी का सांप होता है। तो वाटर स्नेक है वो इतने ज्यादा जहरीले नहीं होते। पानी का सांप अगर काट भी लेता तो यूं मानो एक बार के लिए कि कीड़े ने काटा है, यानी अचानक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, इजीली उपचार ले सकता है। लेकिन डेजर्ट स्नेक है काटने तक भी जरूरत इनकी जरूरत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसके पास में आके फुकार मार दी और उसकी सांसों के साथ अगर जहर अंदर चला गया तो भी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो पीवना कुछ इसी प्रकार का सांप है जो सोए हुए व्यक्ति के पास में और विष की फुकार मारता है, जिससे व्यक्ति के सांस के साथ पीवना का जो जहर है वो व्यक्ति के अंदर जाता है। तो हालांकि लोगों में एक उल्टा ट्रेंड है बोलने का। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको पीवना ने जैसे फुकार मारी और सुबह तक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, और फिर पूछते हैं कि व्यक्ति को क्या हुआ, कि पीवना इसकी सांसों को पी गया। तो पीवना नहीं पी गया, पीवना की सांसों को व्यक्ति पी गया है, तो ये नाम उल्टा दिया जाता है। यानी फुकार सांप ने मारी थी, अंदर किसके गया? व्यक्ति के। तो सांसें किसने पी? व्यक्ति ने। और सांप को नाम क्या दिया गया? पीवना। जैसलमेर में तो शाम के बाद, यानी कई जगह होता है ना, कुछ बुरी चीजों का शाम के बाद नाम भी नहीं लेते। अपन घरों में कई बार बच्चों को ऊपर उछाल उछाल ये कहते हैं हाँ बुआ आ गया, तो घर में समझदार व्यक्ति हट, शाम के टाइम बच्चे को डरा रहा है, हाँ बुआ आ गया। बच्चा रात को उठ के बच्चे उनको डर लगता है। तो वैसे जैसलमेर वाले कहते हैं शाम को पीवना का नाम लेने पर एक हाथ पीवना तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। तो मैंने तो पीवना इतनी बार बोल दिया, अभी जयपुर आ जाना चाहिए था। तो पीवना क्या है? सांप की एक प्रजाति है जो मुख्यतः यहाँ पीली मिट्टी पाई जाती है। उस पीली मिट्टी के अंदर ये सांप होते हैं। रंग भी इसका मुख्यतः पीला होता है। यहाँ स्टोन भी पीला होता है, यहाँ की इमारतें भी पीली हैं, यहाँ का मार्बल भी येलो है। यहाँ की जैसे सोनार फोर्ट, यहाँ बलवा पत्थर या ग्रेनाइट स्टोन है, वो भी येलो रंग का होता है। तो इसका मीनिंग इसको येलो सिटी कहा जाता है। जैसे पिंक सिटी बोलते हैं अपन जयपुर को, ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को, वैसे राजस्थान में येलो सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। देखने में ये कुछ इस प्रकार के होंगे, मिट्टी में पहचानने में नहीं आते कई बार। ये है मिट्टी में, बिल्कुल मिट्टी के रंग के अंदर मिक्स है। पीवना जमीन के अंदर भी रहेगा तो पता नहीं लगता है।
नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला। ध्यान से, यहाँ कई नेवले हैं, ध्यान से। देखो इसमें मीनिंग में लिखो, सांप की प्रजाति। तो प्यूणा के बारे में पूछेंगे तो जनरल इंट्रोडक्शन ही पूछते हैं कि प्यूणा क्या है, तो प्यूणा सांप की प्रजाति। इट्स ए स्नेक स्पीसीज। नेक्स्ट कलर में, कलर इन येलो, रंग में कैसे होते हैं, पीले। मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर, सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर के टच में पश्चिम की ओर हम पाकिस्तान की ओर जाएं तो साइड में एक स्टेट आता है सिंध, दो आते हैं, एक तो उनका पंजाब और एक दूसरा सिंध। तो सिंध की ओर भी एक जहरीली प्रजाति पाई जाती है सांप की, जिसको सिंध के नाम से नाम देते हैं, सिंध करेत। लॉकडाउन वाले समय न्यूज़पेपर के अंदर ये सांपों की प्रजातियों के बारे में भी आता था कई बार। उसमें विश्व के सबसे जहरीले सांपों के अंदर इसका नाम होता है, यानी जो टॉप 10 जो स्नेक हैं जो सबसे जहरीले, कि सर कोबरा, तो कोबरा का भी पापा है। इसकी एक बूंद 10 व्यक्तियों को सुला सकती है। तो इसका मीनिंग इतने जहरीले होते हैं, अपने वाले को काटने की जरूरत ही नहीं है, फुकार से व्यक्ति को सुला सकता है। एक कल्चर में शब्द आता है जिसमें मात्रा ऊपर नहीं लगी हुई होती, वो पावना होता है। अब कभी पावना पूछे, ये मत कराना, ये पीले रंग के होते हैं, बिना काटे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हालांकि कई पावने होते हैं ऐसे ही हैं कि बिना काटे मृत्यु है सामने वालों की। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10। नेक्स्ट है मरुस्थल का मार्च, मार्च ऑफ डेजर्ट। मार्च का मीनिंग, वैसे तो मार्च एक महीना भी होता है, मार्च का मीनिंग आगे बढ़ना होता है यहाँ। और आगे बढ़ने का मीनिंग, राजस्थान का जो मरुस्थल है वो किस डायरेक्शन में मार्च करता है, तो एक जनरल डायरेक्शन तो हम बोलते हैं वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर कंटिन्यूस नहीं चल सकता क्योंकि सामने बैरियर है अरावली। तो ये जो विंड्स होती हैं ये इस तरीके से शिफ्ट होती रहती हैं, और इन विंड डायरेक्शन के अंदर ही अपना एक बालू का स्तूप है जो हरियाणा बॉर्डर की ओर ज्यादा चला गया है, बरखान। और ये जो अपना डेजर्ट है वो सबसे ज्यादा शिफ्ट भी इसी साइड में हो रहा है, हरियाणा की तरफ, क्योंकि थार डेजर्ट है उसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इसके आगे इधर नहीं माना गया है, यूपी और एमपी में नहीं माना जाता। तो राजस्थान के जो 5 पड़ोसी हैं, पंजाब, हरियाणा, 2 अंग्रेज वाले यूपी, एमपी जिनको इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो उनके पास डेजर्ट नहीं है, ना तो यूपी के पास है और ना एमपी के पास। बाकी सब में माना जाता है, पंजाब, हरियाणा इनमें कम है, राजस्थान और गुजरात में अधिक। सबसे ज्यादा कहां पर है, राजस्थान, देन गुजरात, उसके बाद अपना बॉर्डर पंजाब हरियाणा में ज्यादा किसके साथ, फिर हरियाणा में, देन फिर पंजाब। यानी जिन 4 स्टेट में है उनमें सबसे कम पंजाब में है, पंजाब से अधिक हरियाणा से अधिक गुजरात, और सबसे अधिक राजस्थान। तो इस मरुस्थल का जो मार्च है वो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार की है, यानी इस साइड में बढ़ रहे हैं। तो डायरेक्शन अगर देखें हम तो ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और अपने को ये पता है अगर मरुस्थल इस साइड में मार्च करेगा तो मरुस्थल की हाइट धीरे धीरे इस साइड में ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो ये वाला हिस्सा नीचे होगा। तो इस कारण स्लोप जो बनेगा वो स्लोप बनेगा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, जो मैंने डेजर्ट में लिखवाया था पहले आपको, लूनी नदी वाला एक एग्जाम्पल। तो इसका मीनिंग मरुस्थल के मार्च का डायरेक्शन यह है। और इस मरुस्थल के मार्च में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला बालू का स्तूप होता है बरखान। इसी कारण ये बरखान सबसे ज्यादा इस साइड में हरियाणा बॉर्डर के ऊपर यानी चूरू की ओर अधिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट डायनेमिक ड्यून्स है जो तेज गति से आगे शिफ्ट हुए। तो इनका आगे स्थानांतरित होना ये तो कहलाता है दरियन, बालूकाई स्तूपों का आगे बढ़ना, स्थानांतरित होना दरियन, जिसको अपन मार्च ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं।
तो इसका मीनिंग मार्च ऑफ डेजर्ट है। इसकी डेफिनेशन लिखे, पहले डायग्राम बना दीजिएगा। तो परफेक्ट आंसर तो ये रहता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और ये डायरेक्शन कई बार नहीं होती, सिंपल आंसर होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण किस ओर बढ़ेगा? तो राजस्थान के ऑप्शन देते हैं कई बार तो दक्षिण से उत्तर की ओर। तो राजस्थान के दक्षिण में मरुस्थल है ही नहीं, उत्तर की ओर बढ़ेगा क्या? कई बार देते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व में डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट पश्चिम में है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, नॉन डेजर्ट एरिया की ओर आ रहे हैं। इससे रिलेवेंट जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो एक तो मार्च ऑफ डेजर्ट क्या है, इसके डायरेक्शन क्या होती है, इसमें योगदान सर्वाधिक, कंट्रीब्यूशन सर्वाधिक किसका होता है? बरखान का। तो एक तो मीनिंग में लिखेगा मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। शिफ्टिंग डेजर्ट, शिफ्टिंग डेजर्ट इज नोन एज मार्च ऑफ डेजर्ट, या डेजर्टिफिकेशन भी कह सकते हैं इसको, मरुस्थलीकरण भी कह सकते हैं। शिफ्टिंग डेजर्ट इज नोन एज मार्च ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का आगे बढ़ना या शिफ्ट होना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। जैसे कई बार कुछ एरियाज होते हैं जिसके अंदर दंगे होते हैं, तो उन एरिया में आर्मी या पुलिस वाले आगे बढ़ के और उन जो दंगे करने वाले हैं उनको पीछे खदेड़ते हैं। तो आर्मी क्या करती है उस एरिया में, आर्मी या पुलिस मार्च करती है, आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ती है तो जो दंगे वाले हैं वो पीछे हटते हैं, भाग जाते हैं। तो मार्च का मीनिंग होता है यहाँ आगे बढ़ना। अब इसका डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन जैसा आपने वो दिख रहा है उसको डिवाइड कर दो, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो जिस वो डायरेक्शन लेते हैं तो उसको एरो करके डिवाइड कर लिया करो चारों डायरेक्शन में, तो दिशा अपने आप निकलाएगी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये वाली डायरेक्शन होती है, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यानी हमारे यहां से मरुस्थल किस ओर बढ़ रहा है? हरियाणा और पंजाब की तरफ। फिर नेक्स्ट लिखिए योगदान, या सीधा स्टेटमेंट के रूप में लिख दो, मरुस्थल के मार्च में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप का है। मरुस्थल के मार्च में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप का है। बरखान सैंड ड्यून, बरखान सैंड ड्यून मैक्सिमम कंट्रीब्यूट इन डेजर्टिफिकेशन, या मार्च ऑफ डेजर्ट। बरखान सैंड ड्यून्स मैक्सिमम कंट्रीब्यूट इन मार्च ऑफ डेजर्ट या डेजर्टिफिकेशन। तो मरुस्थलीकरण में या मरुस्थल के मार्च में योगदान सबसे ज्यादा कौन से बालू का स्तूप का है? बरखान। बरखान का क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक गतिशील, मोस्ट डायनेमिक ड्यून्स होते हैं। बरखान का योगदान सर्वाधिक है क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप। उसका रीजन भी लिख दो आगे, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, बिकॉज दीज ड्यून्स आर मोस्ट डायनेमिक, बिकॉज दीज ड्यून्स आर मोस्ट डायनेमिक, क्योंकि ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील है। तो जो ज्यादा गतिशील होगा मरुस्थल को उतना ही आगे बढ़ाएगा। तो ये जो अभी आपने लिखा था ना डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के आगे ब्रैकेट में लिख देना हरियाणा। यहाँ डायरेक्शन बाई चांस ये पूछ लें किस दिशा में किस राज्य की ओर बढ़ रहा है, तो आंसर क्या रहेगा? हरियाणा। ये लगभग आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इस बॉर्डर पे सबसे जो लंबी सीमा वो हमारी हरियाणा के साथ ही है। इधर वाले पार्ट में पंजाब के साथ तो छोटी सी सीमा है, अंडर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से भी कम।
डेजर्ट वाले में लास्ट पॉइंट, थार का विस्तार। तो इसका मीनिंग थार अपने आप में एक डेजर्ट है और उसका विस्तार केवल अपने भारत तक सीमित नहीं है, भारत के अलावा पाकिस्तान में भी है। तो अभी तक तो अपन ने इसको राजस्थान के अकॉर्डिंग कवर किया है। एक लास्ट में ये जो एक फैक्ट है इसका आपको पता होना चाहिए कि जो थार का विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ थार, ये थार मुख्यतः एक तो भारत में जो कि इसका लगभग 85% एरिया कवर करता है, बाकी रिमेनिंग इसका जो 15% पार्ट है, 15% पार्ट है वो पाकिस्तान, जो उस साइड में पाकिस्तान के। और अपन एक नाम सुनते हैं ना, चोलिस्तान। तो जो चोलिस्तान वाला जो डेजर्ट है वो मुख्यतः ये थार वाला पार्ट, तो उस साइड का चोलिस्तान और अपने वाला थार डेजर्ट, ये एक यूनिट है। ये पूरा थार डेजर्ट अपने अकॉर्डिंग थार डेजर्ट, जिसका 85% हिस्सा हमारे पास और पाकिस्तान में केवल 15%। अब हमारे इंडिया के पास जो 85% है वो भारत के लिए 100%। तो भारत के लिए तो डेजर्ट केवल यही होगा जो भारत में होगा। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा एरिया किसका है? राजस्थान। राजस्थान के बाद गुजरात, देन हरियाणा और उसके बाद में पंजाब। इन चार स्टेट, अब इन चार में से अकेले राजस्थान के पास 62% और बाकी बचा हुआ जो डेजर्ट है वो इन तीन स्टेट में 38%। इसका मीनिंग हमने यहाँ सिर्फ डेजर्ट की बात की है। अब राजस्थान की बात करें कि राजस्थान अपने आप में एक भौतिक प्रदेश है और उस भौतिक प्रदेश में कितने पार्ट हैं? 4। और वो चारों मिलके 100% राजस्थान बनाते हैं और उन चारों में मरुस्थल का जो योगदान है वो 61.11%। तो राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया भौतिक प्रदेशों में मरुस्थल कितना है? यह मैंने आपको लिखवाया था, सभी भौतिक प्रदेशों के नीचे एरिया, उनकी जनसंख्या, उनके डिस्ट्रिक्ट। तो वहां जो हमारे राजस्थान के टोटल 4 फिजिकल डिवीजन है जो कि अपने आप में 100% राजस्थान बनाते हैं, उसमें मरुस्थल अपना योगदान कितना देता है? 61.11। और अब बात यहाँ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात नहीं हो रही, अब इंडिया के सिर्फ डेजर्ट की बात हो रही है, थार डेजर्ट की। तो इंडिया के थार डेजर्ट को आप 100% मान लीजिए, भारत के पास जो भी है वो भारत का 100% है। अब उस 100% का एरिया कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। इन चार में अकेला राजस्थान के पास है 62%। बाकी जो मरुस्थल है वो 3 स्टेट में और भी है। और अब भारत की बात नहीं हो रही, अब पूरे थार की बात हो रही है। तो थार का कितना हिस्सा भारत के पास है और पाकिस्तान? तो उसको छोड़ दो, अपने को अपने वाला याद रखना है कि थार का भारत के पास कितना? 85। भारत के टोटल थार में से राजस्थान के पास कितना? 62%। राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों में डेजर्ट कितना? 61.11। तो किस समय हमें क्या आंसर देना है समझ में आ गया? टोटल थार में से इंडिया के पास पूछा जाए तो 85, इंडिया के टोटल थार का राजस्थान के पास पूछा जाए तो 62, राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों में से मरुस्थल पूछा जाए तो तब 61.11%। ये आर एस प्रीलिम्स 2016 में या 13 वाले में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत का जो 85% टोटल थार का, भारत के पास 85, जो भारत के लिए 100%। अब उसमें से अकेला जो राजस्थान है उसके पास 62%। और बाकी जो 3 स्टेट बच गए उनका सीक्वेंस याद रखेगा, गुजरात, देन हरियाणा, उसके बाद में पंजाब। इन तीनों के पास मिलके बाकी जो रिमेनिंग 38% बचता है वो, लेकिन सीक्वेंस वाइज है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी चारों को ऑप्शन देके पूछा जाए सबसे कम थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में है? पंजाब, क्योंकि नंबर ऑफ रिवर्स अधिक है, छोटा सा राज्य है जो 5 नदियों के बीच में है, तो वहां डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण का विस्तार कम होता है। ये लिख लीजिएगा। भारत के नीचे चाहे तो इनको सीक्वेंस वाइज लिख दो एक साथ। राजस्थान 62%, कंटिन्यूस गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। तो थार में इंडिया के पास 85, पाकिस्तान के पास 15%। फिर इंडिया वाला जो 85 है वो इंडिया के लिए 100%, जिसमें से अकेले राजस्थान के पास 62%। फिर बाकी बचा हुआ गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, सॉरी पंजाब, 38%। तो भारत के थार मरुस्थल का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के पास है। स्टेटमेंट ठीक है?
भाई 50% से अधिक अगर हमारे पास है तो इसका मीनिंग अधिकांश हिस्सा हमारे पास ही है। या राजस्थान के सभी भौतिक प्रदेशों में अधिकांश हिस्सा डेजर्ट का है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि मोस्टली 50% से भी ज्यादा एरिया डेजर्ट का है। 50 छोड़ो, 60 से अधिक आ जाए तो भी डेजर्ट ही है। तो डेजर्ट राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों में 61.11%, राजस्थान के चारों फिजिकल डिविजन्स में। और टोटल थार का राजस्थान के हिस्से में देखा जाए तो 62%। यह आरएस 2016 में दिया था, तब इन्होंने एक मिस्टेक ये की थी, इसको राउंड फिगर में दे दिया था। इन्होंने परसेंटेज 60%, 40%, 85% और 90% ऐसे कुछ डेटा इन्होंने दिए थे, जबकि इन्होंने अपने किसी पुराने एग्जाम्स में 62% आंसर माना हुआ था। और 62 ठीक भी है राजस्थान के लिए। तो आरपीएससी चाहती है तो इतना गैप था, वो इजीली 60 को मान सकते थे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था फिर, कि इंडिया के टोटल थार का राजस्थान के हिस्से में कितना है ये पूछा गया था, तो आंसर आना चाहिए था 62। तो 62 ऑप्शन नहीं हो तो नियरेस्ट आंसर होना चाहिए यानी 60। तो 60 गलत नहीं है वैसे तो इन उपलब्ध आंसरों में, लेकिन उन्होंने आंसर फिर डिलीट ही रखा इसको। तो परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? 62। भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो कई बार विवादित होते हैं, जैसे ही आरपीएससी के पेपर में आते हैं तो पेपरबाजी जैसे ही होती है ना कि ये क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, तो पेपर बनाने वाले भी मानव हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, न्यूज़पेपर उनके घर में भी पहुंचते हैं, तो उनको भी पता लगता है कि ये जो आरपीएससी के ये जो क्वेश्चन है ये विवादों में आ रहे हैं। तो बोर्ड की मीटिंग होती है तो उन क्वेश्चनों को वो रखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इनके ऊपर विचार सबसे पहले किया जाए। तो जैसे ही वो की जा रही होती है तो ऑलरेडी पहले से ही आजकल आरपीएससी आरएस पीएसआई पेपर में ऑलरेडी 2 4 5 क्वेश्चन डिलीट होने वाले होते हैं, उनको पहले ही डिलीट करके दे देती है आपत्ति आने से पहले ही। और फिर आपको जो लगता है कि आपको कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना है, फिर उनसे अपने से पूछते हैं कि आपके लिए अगले 10 दिन 4 दिन जो भी टाइम देती हैं उसमें हम उनको चैलेंज करते हैं फिर। यस भाई, अलग अलग स्टेट का अपने ज्योग्राफी में मेंशन नहीं होता। अब जैसे गुजरात का भूगोल पढ़ेंगे तो उनके वहां मेंशन है गुजरात के भूगोल के अंदर। अब उसका एक सीक्वेंस ही दिया हुआ रहता है अपनी ज्योग्राफी के अंदर कि इन बचा हुआ मरुस्थल इन राज्यों में क्रमशः गुजरात में, हरियाणा में और पंजाब में है। उनके परसेंटेज इंडिविजुअली नहीं पूछेंगे अपने से। वो इंडिविजुअली अगर हम गुजरात में जाएंगे तो गुजरात का भूगोल अपने को पढ़ाया जाएगा तो वो बताएंगे कितना है, कि 18%, 19%। तो गुजरात का अगर कोई एग्जाम दो तो उस भूगोल को पढ़ोगे वहां पता चलेगा, क्योंकि अपनी ज्योग्राफी में डेटा ही मेंशन नहीं है, बताएं कहां से? भाई मैं वही बता सकता हूँ जो लिखा हुआ हो, और एग्जामिनर भी वही देगा जो कहीं लिखा हुआ हो। तो ये मेंशन अपनी बुक्स में तो नहीं है कम से कम, और गुजरात वाली भूगोल में भी मेरे हिसाब से नहीं है कितना परसेंट है उनके पास। तो ये जो परसेंटेज वाला है ये अपने एक टॉपिक आएगा जनसंख्या जनगणना, उसके बाद में ये इच्छाएं परसेंटेज वाली अपनी समाप्त हो जाएंगी, पक्का खत्म हो जाएंगे, विद्या की सौगंध। क्योंकि उसमें इतने डेटा जाएंगे लास्ट में आप ये पूछोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। अभी तो क्या डेजर्ट चल रहा है, सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे भूगोल की क्लास होती है ना, तो उसमें लगता है कि मैट्रिक कम लिखा है, बशर्ते कम है, क्योंकि अपने को किताबें नहीं बनानी है। नोट्स और बुक्स के अंदर डिफरेंस होना चाहिए और वो इसमें रहेगा कि एज इट इज किताब नहीं हो सकती, और किताब भी अगर लानी है आपको तो फिर उसके लिए किताब अलग से पढ़िएगा। और मैं तो कहता हूँ कि मत पढ़ो, क्यों एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करो, और क्या पता उस किताब को पढ़ोगे तो वो एक सही हो जाएगा। तो इसका मीनिंग अधिक से अधिक इन नोट्सों को पढ़ोगे तो 15 20 क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके, तो उन 15 में से 13 14 इनमें से मिल जाएंगे, लगभग अप्रोक्सीमेट 13 से कम नहीं मिलेंगे, ये दावा है। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लगभग 13 के आसपास मिल जाएंगे आपको। और अगर मेरा दिन अच्छा हुआ और आपका भी दिन अच्छा हुआ तो हो सकता है 15 में से 15 मिल जाए, लेकिन उस भरोसे चलना मत अभी 15 से 15 वाले में। कई बार बाद में 1 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आते ना, तो बाद में ये कहते दाढ़ी वाला पढ़ाता था 15 में से 15 मिलेंगे, इसके 2 क्वेश्चनों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हुआ तो तुम्हारे कईयों की वजह से नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे वाले 2 याद आएंगे। तो अपना मरुस्थल कंप्लीट हो गया। अब एक एक फैक्ट आता है इसमें, या अपन यूं कहें मेंस के अकॉर्डिंग, मेंस के अकॉर्डिंग ये बातें होती हैं कई बार ऐसे
क्वेश्चन इंप्लीमेंट किए जाते हैं, अप्लाइड किए जाते हैं कि राजस्थान के थार मरुस्थल का महत्व बताइए। तो जो इंपोर्टेंस बताते हैं, तो इंपोर्टेंस वाला मैं आपको यहाँ नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो मेंस के क्वेश्चन है। तो जो छोड़ूंगा वो साहब बोल के छोड़ूंगा कि आपका पोर्शन नहीं है, वो मेंस का पार्ट है। तो राजस्थान के थार डेजर्ट का अगर इंपोर्टेंस पूछा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या इंपोर्टेंस हो सकता है? थार मरुस्थल का महत्व अगर आपसे पूछा जाए तो इसके अंदर क्या इंपोर्टेंस बताओगे आप? एक तो चलो एक आंसर आ रहा है कि टूरिज्म या पर्यटन के लिए इंपोर्टेंस तो बिल्कुल है। राजस्थान के अंदर टूरिज्म जहां विशेष प्रकार के महोत्सव या विभिन्न प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज हमारे आरटीडीसी डिपार्टमेंट के द्वारा करवाई जाती हैं। जैसे बीकानेर में जाओगे तो अपने कैमल फेस्टिवल, ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में अपने मरुस्थल अधिक है तो वहां मरु महोत्सव, बाड़मेर में हमारे थार महोत्सव। इसके बाद में सोलर एनर्जी वाला, सोलर एनर्जी के बजाय अपन लिखें नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का मीनिंग है रिन्यूएबल एनर्जी। वो ऊर्जाएं जो आने वाले टाइम में समाप्त नहीं होने वाली हैं, जिनको हम अपन रीन्यू कर सकें। तो जो रीन्यू के एबल हों, योग्य हों, उनको कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जाएं। नवीकरणीय ऊर्जाओं में सबसे बेस्ट एग्जांपल तो है सोलर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो जिन क्षेत्रों में सामान्यतः सोलर की पॉसिबिलिटी होती है वहां विंड की भी होती है, क्योंकि जहां सूर्य का टेम्परेचर अधिक होता है वहां एयर प्रेशर क्या होता है, कम। तो दूसरी ओर से हवा का फ्लो वहां तेज बनता है। जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में जो इस साइड वाला पार्ट है अपना सागरीय भाग अरब सागर, इस साइड से विंड फ्लो तेज होता है। तो ये विंड फ्लो का इफेक्ट राजस्थान के पश्चिमी जिले पर सबसे पहले पड़ता है जैसलमेर। तो अपने विंड एनर्जी की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जैसलमेर। जबकि सोलर सौर विकिरणों की जो इंटेंसिटी होती है वो जोधपुर पे ज्यादा होती है। इस कारण इसको सूर्य नगरी भी अपन कहते हैं। तो राजस्थान में सूर्य नगरी या सन सिटी के नाम से जोधपुर है। और इसमें एक जगह आती है फलोदी के पास में बडला। तो बडला अपने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। जो बाप फलोदी वाले एरिया के पास में आता है बडला, तो बडला है वो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो राजस्थान में स्थापित है। तो सोलर की पॉसिबिलिटी हमारे जोधपुर की ओर और विंड की पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ जैसलमेर की ओर। तो दोनों के दोनों रिन्यूएबल एनर्जी है। आप थोड़ा सा बाड़मेर की ओर जाओगे तो वहां पशु अधिक हैं, और पशु अधिक हैं तो पशुओं के जो गोबर होता है उससे बनाई जाती है गोबर गैस, या जिसको हम बायोगैस। एक होती है बायोमास। बायोमास वनस्पति पे डिपेंड करती है, यानी चावल की भूसी या जो तूड़ा होता है कचरा, सरसों, जूली फ्लोरा यानी विलायती बबूल। तो वनस्पति को गला सड़ा के या मुख्यतः एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को गला सड़ा के जो ऊर्जा बनाई जाती है उसको कहते हैं बायोमास। और गोबर गैस या जो बायोगैस होती है वो होती है पशुओं के अपशिष्ट से। तो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है। क्या एक पशु से दूसरा पशु तैयार किया जा सकता है? किया जा सकता है, प्रजनन क्षमता होती है। एक इंसान से दूसरा इंसान बनता है क्या? देखो पहले 700 करोड़ थे, अब 800 करोड़ हो गए हैं। क्या बात करते हो कि एक पशु से और पहले वाला पशु अगर गोबर करता है तो आगे आने वाली पीढ़ी भी गोबर ही करेगी। तो इसका मीनिंग है कि गोबर गैस है वो समाप्त नहीं होनी। भाई कहीं ये पॉसिबल है कि ये गोबर खत्म हो गया और आने वाली भैंस गोबर नहीं चांदी करेगी, ऐसा कभी पॉसिबल है? तो इसका मीनिंग है कि हमेशा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा होता है, अनवीकरणीय ऊर्जाएं कौन सी होती हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा हमेशा ये चीज याद रखिए, जो मिनरल्स के ऊपर डिपेंड होंगी ये अनवीकरणीय होती है। जैसे तापीय ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी। तापीय ऊर्जा में मुख्य बेस होता है कोयला। कोयला अगर आपने एक बार जला दिया, राख बन गई, तो उस राख का कोयला वापस नहीं बन सकता। उसको चाहे बेणेश्वर या बागेश्वर कहीं ले जाओ। तो एक तो है कोयला, तो इसका मीनिंग एक खनिज में आता है। प्राकृतिक गैस गाड़ियों के अंदर, अपने बिल्डिंग के जस्ट सामने पेट्रोल पंप है ना, सीएनजी, तो ये वापस नहीं बन सकता। वापस बनता तो वो टैक्सी वाला दूसरे दिन चक्कर काटते हुए वापस नहीं लेके आता, वो खुद ही भर लेता। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। आपको तो ये ध्यान देना है कि मिनरल्स है क्या, ये जहां यहाँ जो शब्द लिखे हैं क्या वो खनिज है क्या? खनिज है तो इसका मीनिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि खनिज अगर एक बार समाप्त हो गया तो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता, पुनः नहीं बन पाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का आधार क्या होता है?
यूरेनियम और थोरियम, UNTH, ये साइन होते हैं यूरेनियम और थोरियम। तो यूरेनियम भी एक बार जिसके ऊपर न्यूट्रॉन वगैरह ये डाल के और ब्लास्ट करके एनर्जी जनरेट कर ली है, तो इसका मीनिंग वो समाप्त हो गया है, डिफ्यूज हो गया, तो उसका पुनः यूरेनियम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मीनिंग है ये सारे मिनरल्स वाली जितनी भी एनर्जी हैं, खनिजों पर आधारित जितनी भी ऊर्जाएं हैं, वो अनवीकरणीय होती हैं। हाइड्रो एनर्जी या जल ऊर्जा रिन्यूएबल होती है या नॉन रिन्यूएबल? हाइड्रो या जल ऊर्जा है वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल? तो पहले तो ये सोचो, क्या जल खनिज है क्या? नहीं है। ऐसा होता तो मेरे घर के अंदर भी एक टंकी है जिसमें बहुत सारा खनिज भंडारित है। अगर जल को खनिज कहते हैं तो फिर मेरे घर में भी बहुत सारा है, तो इसका मीनिंग जल खनिज में काउंट नहीं होता। तो क्या जल टरबाइन पे गिरने के बाद में जो इवेपोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है वायुमंडल में, क्या वो पुनः प्राप्त हो सकता है? हो सकता है, आज ही हुआ है। आंधी आई थी, बरसात हुई थी, तो इसका मीनिंग वर्षा के द्वारा ये पुनः रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो जल खनिज में काउंट नहीं होता। तो सबसे इजी है कि रिन्यूएबल है या नहीं है, इसके लिए ये पता कर लो कि खनिज पर आधारित ऊर्जा है तो नॉन रिन्यूएबल, यानी इन मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है तो नॉन रिन्यूएबल। और जहां अगर खनिज पे डिपेंड नहीं करती है तो इसका मीनिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो हवा क्या खनिज है? नहीं है, तो इसका मीनिंग विंड एनर्जी रिन्यूएबल है। क्या सूर्य की किरणें हैं वो खनिज हैं? तो इसका मीनिंग रिन्यूएबल है। क्या भैंस का गोबर वो खनिज है? तो गोबर गैस रिन्यूएबल है। बायोमास जो वनस्पति से प्राप्त होती है, जैसे चावल, सरसों, जूली फ्लोरा, तो क्या उस वनस्पति से दूसरी वनस्पति तैयार हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल। पिछली बार खेत में 10 किलो चावल डाले थे, फिर 10 बोरियां हुई थी, फिर वापस 10 किलो डालेंगे, फिर 10 बोरियां होंगे, तो इसका मीनिंग प्रोडक्शन और ज्यादा होगा, तो वो समाप्त नहीं होने वाला। तो इसका मीनिंग वो सोर्सेज जो आने वाले टाइम पीरियड में समाप्त नहीं होंगे वो सब रिन्यूएबल हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में एक पशु होने के कारण अपने बायोगैस एनर्जी की पॉसिबिलिटी भी अधिक है। गंगानगर, हनुमानगढ़, जहां अनाज का उत्पादन अधिक हो रहा है, वहां पे बायोमास एनर्जी की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। तो इसका मीनिंग रिन्यूएबल एनर्जी में केवल सोलर और विंड नहीं है, और भी बहुत सारे सोर्स हैं जो डेजर्ट के अंदर पॉसिबल है, लेकिन सबसे मेन कौन से हैं? सोलर और विंड एनर्जी। इसके अलावा मरुस्थल का और क्या महत्व है? यस, भड़ला बोला मैंने तो, भड़ला, भालू वाला भड़ला। ये था चिट्ठी। ये नोब्रा वैली वाला किसने पूछा है? नोब्रा वैली वाला एक क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर नोब्रा वैली में सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ा है, जो अपने आप में हाई अल्टीट्यूड या उच्च अक्षांशों पे स्थित है, यानी हिमालय रीजन के अंदर है नोब्रा। नोब्रा के बारे में सुना होगा आपने। नोब्रा इंडिया से वो लिंक है जो कि सियाचिन ग्लेशियर को लिंक करता है, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है नोब्रा। जब सियाचिन ग्लेशियर मेल्ट होता है तब उसका फ्लो बनता है। सर्दियों के अंदर जब सियाचिन फ्रीज होता है तब जाके उस नोब्रा वैली से होते हुए इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाती है। तो उसके अंदर जो ड्यून्स हैं, जो सैंड ड्यून्स हैं,
वो ग्लेशियर डिपोजिशन है उसका पार्ट है। तो जो अपने जनरली हम कहते हैं विंड्स के द्वारा डिपॉजिट, तो विंड्स, हाँ, वो करेवा घाटियां बनती हैं। तो करेवा घाटियों में जो मलबा वगैरह होता है वो जमा होता है, तो उसको ड्यून्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ग्लेशियर्स के अंदर ज्योग्राफी अगर सब्जेक्ट रहा हो तो ग्लेशियर या हिमानी है, वो सेडिमेंट्स को जमा करते हुए मुख्यतः कुछ कैमल या ऊंट की शेप में स्ट्रक्चर बनाती है, इस तरीके की। तो इन स्ट्रक्चर को अपन कैम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम। कैमल नहीं, सिर्फ कैम कहा जाता है। किसने पूछा है? आपके पास कहां से आई? आपके पास? ठीक, बैठिए। पहुंच जाता वैसे मैं वहां। डेजर्ट ट्रायंगल क्या है? डेजर्ट ट्रायंगल अपने आप में एक त्रिकोण है जो टूरिज्म में आएगा। अपने राजस्थान को टूरिज्म सर्किट में 10 टूरिज्म सर्किट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे शेखावाटी वाले क्षेत्र में घूमने जाते हैं तो चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन स्थानों को अपन कहते हैं शेखावाटी टूरिज्म सर्किट। जयपुर के आप पास में, जयपुर दौसा वाले बेल्ट में अगर आप घूम रहे हो तो इसका मीनिंग है ये ढूंढाड़ सर्किट। अलवर सरिस्का वगैरह इस क्षेत्र में घूम रहे हो तो इसका मीनिंग अलवर सर्किट। राजस्थान के हाड़ौती वाले क्षेत्र में घूम रहे हो तो हाड़ौती सर्किट। राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर को घोषित किया था लेकिन अब इसमें हटा दिया गया, इसके लिए एक नया सर्किट बना दिया गोडवाड़। तो बीच में बाड़मेर इसका डेजर्ट ट्राइंगल का पार्ट था। तो डेजर्ट ट्राइंगल में मुख्यतः इन 3 डिस्ट्रिक्ट को लिया जाता है जो कि एक ट्राइंगल बनाता है, त्रिकोण। तो जिसको अपना डेजर्ट देखना हो या पश्चिमी राजस्थान का कल्चर देखना हो तो उसके लिए टूरिज्म के मेन पॉइंट होते हैं जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जिसके लिए यहाँ जोधपुर की ओर मांड महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव आयोजित करवाया जाता है, बीकानेर की ओर कैमल फेस्टिवल और जैसलमेर की ओर मरु महोत्सव। हालांकि बाड़मेर में भी हम करवाते हैं लेकिन वो इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। तो डेजर्ट ट्राइंगल पिछली बार आरएस प्रीलिम्स में मुख्यतः टूरिज्म वाले पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आपके एक सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है पर्यटन परिपथ, यानी टूरिज्म सर्किट्स एंड साइट। तो टूरिज्म साइट हैं उनको तो अपन इस टॉपिक में कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो टूरिज्म साइट जो होती हैं वो कल्चरल साइट होती हैं, टूरिज्म साइट हैं हिस्टोरिकल साइट होती हैं, टूरिज्म साइट हैं वो ज्योग्राफिकल साइट्स होती हैं। तो इसका मीनिंग जब पूरी ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो साइट याद हो जाएंगी। तो ज्योग्राफी में अपन वन अभ्यारण्य, झील वगैरह, राजस्थानी प्रमुख नदियां, वाटरफॉल, ये पढ़ेंगे तो ये अपने आप में ज्योग्राफिकल साइट ही होती हैं जो टूरिज्म के लिए अपने आप में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कुछ ऐसे डैम या बैराज हैं जो भी टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे जयपुर के नजदीक टोंक वाला बिसलपुर, जिसको राजस्थान का मिनी गोवा भी कहा जाता है। कहीं पानी है जहां देखोगे नजर चारों ओर पानी पानी, लेकिन गोवा में इसमें बहुत फर्क है। और हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स आपको तब याद होंगे जब पूरी हिस्ट्री पढ़ लोगे तब। जैसे हल्दी घाटी कहाँ पर है, या मुख्यतः राजस्थान की कुछ सभ्यताएं हैं वो सभ्यता स्थल कौन कौन सा कहाँ पर है, तो सारी वो टूरिज्म पॉइंट्स होते हैं। भाई टूरिस्ट अलग अलग प्रकृति का होता है, एक तो हिस्टोरिकल साइट्स पे घूमने वाला टूरिस्ट होता है, कुछ ऐसा जो कल्चरल साइट्स है वो देखना चाहता है। जैसे थार महोत्सव हो रहा है तो इसका मीनिंग वो कल्चरल फेस्टिवल है अपना। तो इसका मीनिंग जब राजस्थान की कल्चर पढ़ोगे जो जितने भी फेस्टिवल, मंदिर या टेम्पल, दरगाह वगैरह, ये सारे आपके उसमें कवर होंगे। तो इसका मीनिंग टूरिज्म साइट को कभी इस टॉपिक में कवर कर ही नहीं सकते अपन, क्योंकि इसके लिए आपके 3 सब्जेक्ट कवर होने चाहिए, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड राजस्थान ज्योग्राफी। अगर वो तीनों कवर हो गए तो इसका मीनिंग टूरिज्म साइट आपको याद हो गई है। तो टूरिज्म इस टॉपिक के अंदर सिर्फ टूरिज्म सर्किट वाला जो पोर्शन होता है वो याद करके जाना होता है कि राजस्थान में कौन कौन से सर्किट हैं और किस किस सर्किट में कौन कौन सा जिला आता है। जैसे कुछ सर्किट है नाम कुछ और हैं, जिले उसमें और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल भरतपुर सर्किट, तो भरतपुर सर्किट में भरतपुर के साथ धौलपुर भी लिया गया है। रणथंभौर सर्किट, तो रणथंभौर सर्किट में सवाई माधोपुर के साथ टोंक को भी लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि टोंक जिला, अब टोंक नाम से कोई सर्किट नहीं है, टोंक जिला किस सर्किट में है, तो अपने को यूं लगता है ढूंढाड़ में है ये तो, लेकिन पर्यटन सर्किट में उसको किस में लिया गया है, उसको लिया गया रणथंभौर या सवाई माधोपुर सर्किट में। रणथंभौर सर्किट बोला जाता है क्योंकि रणथंभौर सवाई माधोपुर में सबसे फेमस जगह है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था ये डेजर्ट से नहीं था, पर्यटन वाला क्वेश्चन है।
तो नवीकरणीय ऊर्जा के अलावा हमारे डेजर्ट के अंदर एक विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में जैव विविधता अधिक है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि राजस्थान के अंदर जैव विविधता सर्वाधिक मरुस्थल में, राजस्थान में जैव विविधता सर्वाधिक अरावली में होती है। लेकिन विश्व के अदर डेजर्ट से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी अधिक है। कारण क्योंकि हमारा मरुस्थल तो ऐसा है जहाँ राजस्थान में टोटल जो 4 जगह जनसंख्या है उनमें सबसे ज्यादा हमारे डेजर्ट के पास है 40%। विश्व का इतना घना बसा और एग्रीकल्चर वाला कोई मरुस्थल नहीं है। और ऐसा मरुस्थल जिसको लगभग जिले हैं जो कैनाल से कनेक्ट हो चुके हैं। और ऐसा मरुस्थल जिसके अंदर 10-15-20 साल में एक आधी बाढ़ भी सुनने में आती है। जैसे 2007 के अंदर लूनी में बाढ़ आई थी, 2006 में बाड़मेर में कवास में बाढ़ आई थी। तो विश्व का ऐसा कोई मरुस्थल नहीं है जिसके अंदर आपको बाढ़ सुनने को मिलेगी। तो इसका मीनिंग है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में जिन जिन क्षेत्रों में जनसंख्या उन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल भी है विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में। सूखा मरुस्थल देखना है तो चिली का आटाकामा डेजर्ट देखो, जहाँ चिली का आटाकामा, जहाँ आटा भी कम है चिल्ली भी कम है, ना आटा है और ना मिर्च है। तो इसका मीनिंग विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल आटाकामा डेजर्ट, जहाँ एक जगह आती है इरकुक। इरकुक जहां पे बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी पिछले 400 सालों से। तो इसका मीनिंग सूखा तो उसको कहते हैं, तो अपने वाला सूखा नहीं है। विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इस डेजर्ट में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी अधिक है, लेकिन विश्व के अदर डेजर्ट से अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी विश्व में सबसे ज्यादा मरुस्थलों की तुलना में ज्यादा है। लेकिन राजस्थान में अगर पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी किस में अधिक है, अरावली में अधिक है। फिर तो विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में बायोडाइवर्सिटी इसमें अधिक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्यतः खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं क्योंकि टेथी सागर का पार्ट और टेथी सागर के नीचे माइकासिस चट्टानें थी। तो अपने को डेजर्ट वाले एरिया से नमक भी मिलता है। तो नमक उत्पादन के अंदर भी हमारे मरुस्थल का योगदान है। तो पश्चिमी राजस्थान में ही है अपने खारे पानी की, नागौर में लिखवाया था, नागौरी उच्च भूमि। इसके अलावा परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट। तो इसका मीनिंग है न्यूक्लियर टेस्ट और आर्मी ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो होते हैं वो पश्चिमी राजस्थान में कुछ ऐसी फील्ड हैं, आर्मी की चांदन फील्ड, बीकानेर की और महाजन फील्ड। तो इस प्रकार के आर्मी के लिए कुछ एरियाज हैं जिनको रिजर्व किया गया है प्रशिक्षण के लिए। तो आर्मी ट्रेनिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग इनके लिए इंपॉर्टेंट है, परमाणु परीक्षण और सैन्य प्रशिक्षण के लिए। और मानसून की उत्पत्ति, मानसून को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मानसून के लिए कोई हिटिंग पॉइंट चाहिए, जो हमारे यहाँ था डेजर्ट, जहाँ हिटिंग अधिक होगी वहाँ एयर प्रेशर कम होगा, वायु दाब कम होगा और समुद्र की ओर अपोजिट कंडीशन होती है, समुद्रों का पानी धीरे धीरे गर्म होता है। इसका मीनिंग वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है और एयर प्रेशर हाई होता है। तो उस हाई एयर प्रेशर को हम अट्रैक्ट कर दें तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ हीटिंग अधिक हो, और वो पॉसिबल डेजर्ट एरिया के कारण ही है। तो इसका मीनिंग है हमारा जो मरुस्थल है वो मानसून अट्रैक्शन पॉइंट है, मानसून को आकर्षित करने वाला बिंदु है। तो इसका मीनिंग मानसून की उत्पत्ति में योगदान। तो ऐसी लगभग 6-7 जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं, जैसे एक ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। तो मरुस्थल में अभी तक आपने जो कितने पॉइंट, 11 हो गए थे ना, एक 12वें पॉइंट पे ये एक जरूर लिख देना। यस, मिनरल्स वाला, एनर्जी मिनरल्स वाला लिख सकते हैं बिल्कुल। राजस्थान के मरुस्थल में जो ऊर्जा खनिज है, जो आगे अपने टॉपिक आएगा भी पूरा खनिज वाला, उसमें चर्चा करेंगे भी अपन। परमाणु वाली चर्चा तो ऑलरेडी हो चुकी है। ये जैविकता वाला, ये एनर्जी टॉपिक आपके आएगा तो ये सारी चर्चाएं हो जाएंगी। ये सारा पर्यटन आपके अलग से टॉपिक आएगा तो उसमें सब चर्चाएं हो जाएंगी डेजर्ट में। यानी छूटेगा कुछ नहीं, लेकिन ये एक जगह यहाँ मीनिंग अपने आप में एक क्लास है। तो इसको अपन स्किप करेंगे। ध्यान रखना कि डेजर्ट के इंपोर्टेंस अगर पूछे जाएं तो एग्जाम में बैठ के इजीली 2-2 लाइनें आप लिख सकते हो। तो इसमें लिखिए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वाले में, विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यह विश्व में मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता थार मरुस्थल में पाई जाती है। जैव विविधता में विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल में जैव विविधता अधिक पाई जाती है।
तो विश्व के जो अदर डेजर्ट्स हैं उनसे कंपेयर अगर करें तो कंपैरिजन में यहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या रहेगा, ज़्यादा अधिक रहेगा। तो इसका मीनिंग कभी ये मत लेना कि राजस्थान के मरुस्थल में जैव विविधता अधिक है। मरुस्थल में जैव विविधता अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में सबसे कम है, लेकिन वर्ल्ड के अदर डेजर्ट से कंपेयर करें तो जैव विविधता इसमें अधिक, अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक। अब राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन अपने स्टार्ट किए थे 4 भौतिक प्रदेशों में से पहला पार्ट ये वाला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल ये कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड बी पॉइंट अरावली रीजन या अरावली माउंटेन, अरावली क्षेत्र या अरावली पर्वतीय क्षेत्र। बी पॉइंट ही है। क्या देख रहे हो, हेडिंग किस रंग पेन से, किस पेन से डाली थी? अरावली माउंटेन या अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश लिख दो। अरावली पर्वतमाला को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसकी तारीफ में 2-3 बातें लिखनी होती हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है वो अपने आप में एक वलित पर्वतमाला है। वलित का मीनिंग होता है जब 2 प्लेट्स के बीच में कोई सेडिमेंट्स वगैरह हैं जो 2 प्लेट के प्रेशर के कारण बीच में से ये ऊपर उठ जाएं, या मुख्यतः जो मैग्मा या लावा है उसके ऊपर से 2 तरफ से अगर प्रेशर पड़ रहा है तो वो भी इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो इसका मीनिंग 2 तरफ से प्रेशर लगने के कारण जो बनने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं फोल्डेड। तो हिमालय भी अपने आप में एक फोल्डेड माउंटेन है, अरावली भी एक फोल्डेड माउंटेन है। फर्क यही है कि हिमालय नवीनतम है और अरावली प्राचीनतम। तो फोल्डेड माउंटेन के रूप में इसको लिया जाता है। तो इसको फोल्डेड किस बेस पे कहा गया है? फॉर्मेशन के बेस पे, निर्माण के आधार पे, यानी इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस कह सकते हैं, निर्माण की प्रक्रिया है ये फोल्डेड माउंटेन के रूप में। वलित के साथ ये प्राचीनतम भी है। तो अरावली को प्राचीनतम किस बेस पे कहा गया है? इसके निर्माण काल पे, क्योंकि इसका जो निर्माण काल है उतना पुराना निर्माण काल किसी भी अन्य पर्वत का नहीं है, प्री कैम्ब्रियन एज। तो इसका मीनिंग है कि ओल्डेस्ट माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है और आज प्राचीनतम है। तो इसका मीनिंग आज वर्तमान में जो बची हुई अरावली वो एक अवशिष्ट है, एक रेजिडुअल माउंटेन के रूप में है। तो बची हुई पर्वतमाला को अपन कहेंगे अवशेष या अवशिष्ट। अब कई बार इसको एग्जाम में ये शब्द भी लिखा हुआ जाता है अपशिष्ट। तो अपशिष्ट की ओर ध्यान मत दिया करो, इंग्लिश वाले शब्द की ओर जाया करो। अगर वहां वेस्टेज माउंटेन लिखा हुआ है तो वेस्टेज नहीं है, हमारे लिए सबसे प्रीसियस पार्ट, सबसे कीमती भाग है, अपने आप में एक बचा हुआ हिस्सा है। यानी इसमें कहा जाता है कि अरावली जो अपने यूथ स्टेज है, युवावस्था के अंदर लगभग 2700 मीटर औसत ऊंचाई की हाइट में थी। यानी गुरु शिखर वगैरह ये थी 4-4 हजार मीटर ऊंची चोटियां, और धीरे धीरे ये समय के साथ साथ अपरदित होते होते और लास्ट में आज वर्तमान में मूल पर्वतमाला की जो हाइट है वो बच गई है 930 मीटर। तो अपनी मूल हाइट यानी एवरेज औसत ऊंचाई थी इससे लगभग 1/3 अरावली बची है। तो बची हुई अरावली को हम क्या कहेंगे? अवशिष्ट अरावली। अपशिष्ट तो कचरा होता है। तो सुबह पहले गाड़ी की आवाज आती है ना कि कचरे वाला आया, कचरा बाहर निकाल, तो घर वाले कई बार कहते हैं सो रहा, अभी बाद में निकाल लेंगे। रेजिडुअल माउंटेन, ये इसकी वर्तमान स्थिति है। एट प्रेजेंट अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि अरावली वर्तमान में किस स्थिति में है तो आंसर रहता है अवशिष्ट। अरावली को निर्माण प्रक्रिया फॉर्मेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैसा माना गया है? फोल्डेड माउंटेन माना गया। अरावली को निर्माण समय के आधार पर क्या माना गया है? फॉर्मेशन एज के अकॉर्डिंग या काल के अकॉर्डिंग माना गया है इसको ओल्डेस्ट या प्राचीनतम।
ऐसी कोई कंडीशन में हमें बाउंड नहीं किया जाता। इन कंडीशन में अगर हमें बाउंड नहीं किया जाता तो इसमें ऑप्शन तीनों तीनों दिए जाते हैं और एक लास्ट ऑप्शन दिया जाता है कि उपरोक्त सभी। तब आंसर मानेंगे अपन ए, बी और सी सभी। कि अरावली पर्वतमाला क्या है? तो अरावली पर्वतमाला एक प्राचीनतम भी है, अरावली पर्वतमाला एक वलित भी है और एक अवशिष्ट पर्वतमाला भी, यानी सभी विशेषताएं हैं। लेकिन इनके आगे जो ब्रैकेट में लिखा गया है, अगर उस बाउंडेशन में हमें बांधा गया है कि अरावली बताइए कि निर्माण काल के आधार पर कैसी रही है, तो फॉर्मेशन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है अरावली प्राचीनतम। जैसे कई बार आप क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो बार बार क्वेश्चन में आपको इतना ही समझ में आएगा कि अरावली की बात कर रहा है, आगे वाली चीजें अपने को समझ में नहीं आती। और पहले क्वेश्चन में आंसर हम देखते हैं कि प्राचीनतम मान लिया, फिर 2 पेज आगे फिर अरावली आई, फिर उसमें यही ऑप्शन था, फिर वलित मान लिया, फिर पहले वाले पेज को पलट के देखते हैं कि इसमें ऐसा क्यों किया, तो समझ में नहीं आता कि अरावली पूछी थी यहाँ पे भी। फिर 2 पेज आगे फिर आएगा, फिर अरावली में आंसर अवशिष्ट मान लिया। फिर अपने को लगा ये किताब घटिया है, इसमें कभी तो इसको प्राचीन मान रहे हैं, कभी वलित, कभी अवशिष्ट। इसका मीनिंग है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज थी हर बार। एक में पूछा गया था अरावली निर्माण काल के आधार पर कैसी है, फॉर्मेशन टाइम के अकॉर्डिंग ओल्डेस्ट माउंटेन। फॉर्मेशन प्रोसेस निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अरावली को क्या माना गया है, तो इस प्रक्रिया से बनी है फोल्डेड के द्वारा, यानी मुख्यतः मलबे या जो लावा है उसमें फोल्ड आने के कारण इसका निर्माण हुआ है। और फोल्ड तब आता है जब दो ओर से प्रेशर या दबाव लगता है प्लेट्स के अंदर, तो इसका मीनिंग ये फोल्डेड माउंटेन है। और आज वर्तमान स्थिति में अरावली को क्या माना गया है, तो अरावली आज अपनी मूल अवस्था से बहुत कम बची है, इसका ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, इट्स ए रेजिडियल माउंटेन। तो इसमें सबसे पहले तो ये जो तीनों शब्द हैं इस तरीके से, और इनके आगे कंडीशन क्या है ये ब्रैकेट में लिखते चलिए। तो इसमें लिखे अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला एक प्राचीनतम, वलित, अवशिष्ट, इनके आगे लिख देना प्राचीन। प्राचीनतम किस बेस पे, फॉर्मेशन एज के अकॉर्डिंग, निर्माण काल के आधार पर। फॉर्मेशन टाइम लिख दीजिए या फॉर्मेशन एज। अरावली माउंटेन इज एन ओल्डेस्ट, अरावली माउंटेन इज एन ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट किस बेस पे, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फॉर्मेशन एज। फिर नीचे वाली लाइन में फोल्डेड फॉर्मेशन प्रोसेस एंड रेजिडियल माउंटेन, ब्रैकेट में वर्तमान स्थिति एट प्रेजेंट। तो अरावली पर्वतमाला एक प्राचीनतम, प्राचीनतम किसके आधार पे, निर्माण काल या समय के आधार पे। प्राचीनतम के बाद में एन ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड यानी वलित पर्वतमाला, तो वलित किस आधार पे, फॉर्मेशन प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया के आधार पे। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया रही है फोल्डेड माउंटेन। और वर्तमान में किस आधार पे है, ये अवशिष्ट, रेजिडियल माउंटेन, अपशिष्ट मत लिखना कभी। रेजिडुअल माउंटेन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वर्तमान स्थिति। तो एट प्रेजेंट अरावली एक रेजिडियल माउंटेन। तो अरावली माउंटेन इज एन ओल्डेस्ट फोल्डेड एंड रेजिडियल माउंटेन, किस किस बेस पे, तो बेस आगे लिखा हुआ है, निर्माण काल के आधार पे प्राचीन है, जबकि निर्माण प्रक्रिया के आधार पे वलित प्रकार से बनी है, जबकि वर्तमान स्थिति में ये एक अवशेष पर्वतमाला, जो रेलिक्ट माउंटेन कहा जाता है ना। विश्व के अंदर पर्वतों के प्रकार आएंगे आपके, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन। ये पर्वतों के निर्माण समय या काल, जिसमें अलग अलग प्रकार के समय अलग अलग प्रकार की पर्वतमालाएं बनी हुई हैं। नहीं पढ़ा क्या अभी? तो अगर सिलेबस में आएंगे तो उसके अंदर पर्वतों के एज होते हैं अपने, अलग अलग समय की पर्वतमालाएं होती हैं। तो उसके अंदर जैसे चर्नियन टाइम पीरियड के, हर्सियन टाइम पीरियड के, ट्रसेरी टाइम पीरियड के, अल्पाइन टाइम पीरियड के, इस प्रकार से पर्वतों के निर्माण काल पढ़ाए जाते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके होगा शायद माउंटेन, प्लेट्यूज और ये,
वर्ल्ड ज्योग्राफी में है ना, पर्वत है, पठार, हुआ थोड़ी ना ये, होगा तब आएंगे। यस। क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट में एक क्वेश्चन है, सर नखलिस्तान का एग्जाम्पल लेह हो सकता है क्या? लेह नहीं होगा, इसमें मुख्यतः जो सैंडी डेजर्ट होते हैं उनमें ही होती है। जो नखलिस्तान या ओएसिस हैं, ये जो एरिड कंडीशन वाले जो डेजर्ट होते हैं, लेह वाला पार्ट है, वहां ग्लेशियर्स हैं, तो इसका मीनिंग है वहां पे नखलिस्तान वाले स्ट्रक्चर नहीं होंगे। सर सरस्वती नदी और घग्गर नदी एक जैसी सेम है क्या? तो देखो, नदी वाला टॉपिक अभी हुआ नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन या बाद में पूछिएगा। सरस्वती नदी का ही, हालांकि मैंने बताया भी था कल, सरस्वती का ही रिमेनिंग पार्ट क्या है? घग्गर है। तो भविष्य वाली चीजें अभी नहीं पूछें, अब नहीं पूछें कि सर मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो ये बाद में डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। सर पीएसआई की वैकेंसी इसी साल आएंगी क्या? नहीं आएंगी। हमारा काम पढ़ना है, पढ़ो, साल या वैकेंसी आएंगे कि नहीं। नुब्रा के जो ड्यून्स हैं वो बरखान जैसे ही दिखते हैं। हमारी भैंस लाली जैसी पड़ोसी की भी दिखती है, लेकिन हमारी लाली है और उनकी लाली उनकी लाली है। क्या बात करते हो? तो उनको भी बरखानी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे उनको बरखान। हाँ जी। तो अरावली की तारीफ हो गई कि अरावली एक प्राचीनतम, वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो अरावली के बारे में जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले डिफाइन ये करना होता है कि अरावली एक प्राचीन, वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला। मेंस में लिखते टाइम आगे नहीं बताना होता है कि किस बेस पे। ये तो क्या अपने आगे बेस इसलिए लिखे हैं क्योंकि प्रीलिम्स में एक कंडीशन दी जाती है, ताकि अपने को कम से कम ये पता चले कि इसमें यह आंसर क्यों आया, प्राचीनतम आंसर क्यों माना गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? निर्माण काल पे था। तो अब ये दो तीन शब्द लिखने के बाद फिर लिखेगा निर्माण काल या फॉर्मेशन, फॉर्मेशन टाइम। तो अरावली का जो निर्माण काल है वो कैम्ब्रियन से भी पहले का है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन एज। तो इसमें निर्माण काल में लिखे अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अरावली इज फॉर्म्ड इन प्री कैम्ब्रियन एज। इन इफेक्ट याद होना चाहिए, जैसे कि डेजर्ट में अपने को ट्रसेरी एज और प्लिस्टोसिन एज। निर्माण काल और आगे डेस करके लिख दो प्री कैम्ब्रियन एज, प्री कैम्ब्रियन काल। निर्माण के बाद में जैसे डेजर्ट का अपना एक विस्तार था, अरावली का भी वैसे ही अपने इसका भी एक विस्तार है। निर्माण काल के बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा विस्तार। तो इसका एक्सटेंशन या जो विस्तार है, विस्तार में अरावली की एक लंबाई ली जाती है, जो टोटल लेंथ देखते हैं अपन गुजरात से लेके दिल्ली तक, को लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर। ये फिक्स है, कई बार राउंड फिगर में भी आ जाती है कि लगभग 700 किलोमीटर है, तो ठीक मानना है अपने को। इसकी जो लंबाई है उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है जो राजस्थान के अंदर है। तो लेंथ इन राजस्थान, राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, जो टोटल अरावली का अप्रोक्सीमेट 80% हिस्सा है। ये पेन को चटपट कौन कर रहा है बार बार?
ये औसत ऊंचाई अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि जो रिलीफ फीचर हैं, उच्चावच हैं, इसमें सबसे अधिक ऊंचे माउंटेन्स होते हैं। तो राजस्थान में अधिकतम उच्चावच वाला भाग कौन सा है? अरावली। अरावली की एवरेज हाइट लगभग 930 मीटर होती है, जो कि अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में राजस्थान में सबसे ज्यादा है, राजस्थान के अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में। हाड़ौती है ये लगभग 500 मीटर। तो अरावली 930 यानी राउंड फिगर कहां तक जा रही है? अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास। हाड़ौती को उसका आधा कर दो, लगभग 500। और डेजर्ट और मैदान का हाइट, एवरेज हाइट लगभग एक जैसा ही होता है, जो हम मानते हैं लगभग 200 से 300 मीटर, यानी लगभग 250 मीटर। तो इसका मीनिंग जो नीचे वाला भाग 250 है हाड़ौती, उसका डबल है 500, और उससे अप्रोक्सीमेट डबल कौन है? अरावली। अरावली 1000 तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इक्वल है, 1000 के आसपास है। तो इसकी एवरेज हाइट 930 मीटर। यूनिट यहाँ ये ध्यान रखना, ये मीटर में है और बाकी सब ये किलोमीटर में। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, टोटल लेंथ, लेंथ इन राजस्थान एंड एवरेज हाइट। तो टोटल लेंथ 692 किलोमीटर, लेंथ इन राजस्थान स्टेट, राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर, जो कि लगभग 700 किलोमीटर का कितना परसेंट पार्ट होता है? 80%। तो जिन स्टार्टिंग के दो भौतिक प्रदेशों को अपन पढ़ रहे हैं, एक तो मरुस्थल को और एक अरावली को, ये इंडिया में जिन स्टेट्स में भी हैं, उन स्टेट में सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान के पास ही है। जैसे थार मरुस्थल जहां पे भी है, वो सबसे ज्यादा राजस्थान में। अरावली माउंटेन जिन जिन राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, उन स्टेट में सबसे ज्यादा किसके पास है? तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में से 2 भौतिक प्रदेश ऐसे हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान के पास ही है। लेकिन जैसे ही हम मैदान की बात करते हैं, तो मैदान हमसे भी बड़ा यूपी के पास है, बिहार के पास है, वेस्ट बंगाल के पास है। ये पता लगता है वहां की पॉपुलेशन या जनसंख्या से, क्योंकि जनसंख्या हमेशा किस भाग से अट्रैक्ट होती है? मैदानी भाग से। तो अपन गंगा के मैदान में अपन चलेंगे, जैसे इस साइड में उत्तराखंड तो क्या है, ज्यादा पहाड़ी राज्य है। बाकी उसके आगे जो यूपी है, बिहार है और वेस्ट बंगाल, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले जो 4 स्टेट हैं, उन 4 में 3 यही हैं। एक सेकंड महाराष्ट्र अपनी इंडस्ट्रीज के कारण या अपने रोजगार और व्यवसायों के कारण जनसंख्या को अधिक अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे भी बैठे यही हैं, यूपी और बिहार, जिनका जनरली विरोध किया करते थे ना महाराष्ट्र की एक पार्टी के बाला साहब ठाकरे। अपने अपने समय में बिहार और यूपी वालों को, कईयों को वो एग्जाम तक नहीं देने देते थे। जो बिहारी और यूपी वाले हैं, जैसे रेलवे स्टेशन आता है उससे पहले चेन खींच के और उतर के भाग जाया करते। उनको पता है कि मुंबई सेंट्रल पे उतरने के बाद उनकी पिटाई होगी। हालांकि ये चीजें गलत हैं, लेकिन वो मतलब उनका एजेंडा ही ये था कि जो महाराष्ट्र है वो पहले मराठियों के लिए, बाकी यूपी बिहार वाले बाद में। वो तो साफ साफ अपना एक सामना पत्र था, एक पत्र लिखा करते थे, उसमें लिखा करते थे कि एक बिहारी 100 बीमारी। इसका मीनिंग जहाँ एक बिहारी सेट हो गया, वहां धीरे धीरे वो अपने परिवार को, परिवार से वो अपने समाज को, समाज से वो अपने गांव को, गांव से वो अपने जिले को ले आएगा यहाँ। तो इसका मीनिंग है धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदर जो जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, वो बैंकिंग सर्विस के अंदर बिहारियों की अधिक बढ़ रही थी। तो ये स्टेट ऐसे हैं, ये वाले जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले हैं, कारण क्योंकि यहाँ मैदान का विस्तार सर्वाधिक है। और भारत में सबसे बड़ा मैदान है गंगा का मैदान, जो कि यूपी के अंदर। अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान के पास जो जनसंख्या पुराने वाले रिकॉर्ड में जो 7 करोड़ है, यूपी के पास 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़। 3 राजस्थान लेके बैठा है, जबकि एरिया में हमसे छोटा है। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान का जो मैदानी भाग है वो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल है, उन जितना बड़ा मैदान नहीं है। अगर हमारे यहाँ मैदान अधिक होता तो तय होता कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या अधिक होती। अब तो ये पता है कि भाई खाने को अनाज नहीं है, जनसंख्या बढ़ा के करेंगे भी क्या। इसके बाद राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार है, वो भी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे छोटा हिस्सा है। पठार अगर इंडिया में देखना हो तो सबसे बड़ा है महाराष्ट्र का पठार, जिसको हम कहते हैं दक्कन पठार। तो दक्कन पठार जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, वो सबसे बड़ा पठार है इंडिया का। जबकि राजस्थान के अंदर जो पठार है, वो राजस्थान के अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में भी कम है, और इंडिया के जो प्लेट्यूज हैं उनमें भी एक छोटा सा पार्ट, जिसको हम हाड़ौती पठार या इंडियन ज्योग्राफी में मालवा के ऊपर का जो हिस्सा आता है, वो चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच में आता है। और चित्तौड़ भीलवाड़ा किसमें था? मेवाड़। तो वह आपने इंडियन ज्योग्राफी में मेवाड़ प्लेट्यू के नाम से पढ़ा है। तो अब इसमें नेक्स्ट लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ अरावली, अरावली की दिशा।
इसके विस्तार के बाद में अगला पॉइंट है अरावली की दिशा, डायरेक्शन ऑफ अरावली। तो कई बार क्वेश्चन इसके डायरेक्शन को लेके आते हैं एग्जाम में, अरावली किस डायरेक्शन या दिशा में है। जैसे ये वाला पार्ट है अरावली का, गुजरात की ओर अधिक चौड़ाई वाला हिस्सा है। दिल्ली की ओर जाते जाते चौड़ाई क्या होती है अरावली की, कम। और राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्शन देखो तो ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है राजस्थान का, और ये राजस्थान का सदर्न वेस्टर्न। तो अरावली को मुख्यतः इस डायरेक्शन में बोला जाता है, ये वाली डायरेक्शन, जिधर चौड़ाई अधिक है वहां मूल अरावली, और इधर से फैला हुआ है इस साइड में। तो अरावली की जनरल डायरेक्शन बोलते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कई बार एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन होते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ये वाली डायरेक्शन सही मानी जाती है, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की ओर। इधर वाली तब मानेंगे जब ये पूछा गया अरावली की बढ़ती हुई चौड़ाई की दिशा बताइए। तो अरावली की चौड़ाई इस डायरेक्शन में कंटिन्यूस बढ़ती है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो अरावली की घटती हुई चौड़ाई और डायरेक्शन ऑफ अरावली सेम रहेंगी। अरावली की दिशा और अरावली की घटती हुई चौड़ाई की दिशा, डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। क्या हुआ? कोई कैंडिडेट है, जरूरी फोन आ गया और उस पर तालियां कौन मारता है इसे? और तुम्हारे आ जाए तो क्या चीज? और कोई भी रीजन हो सकता है आगे वाले के। वो कहते हैं समझ में तब आता है जब आदमी के साथ खुद होती है। तो इसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली आती है। तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है गुजरात वाला, यहाँ पे एक हिल्स मानी जाती है जिनको कहा जाता है गिरनार हिल्स। गिर गुजरात में जगह है जहां पे नार या लोइन फेमस है, इस कारण इसको कहते हैं गिरनार। ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं नार कहा जाता है शेर को। तो मुख्यतः गिर अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, नार। तो यहाँ गिरनार हिल्स, ये हिल्स के तौर पे माना गया पॉइंट। बाकी मेन इसमें ये माना जाता है खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा, कई खेड़ बर्मा की जगह ये नहीं मान के पालनपुर भी लिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पालनपुर अलग है, खेड़ बर्मा अलग है। तो प्रायोरिटी में आंसर अपने को खेड़ बर्मा को मानना है। और स्टेट के तौर पे कौन सी जगह है ये, गुजरात। जैसे ये राजस्थान में एंट्री करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है अरावली के अपर पॉइंट्स को लिया गया है। यानी अरावली एंट्री तो इधर से भी तो कर रही है ना डूंगरपुर, जबकि एंट्री इधर से भी कर रही है। तो इसमें लोअर पॉइंट को नहीं लेके अपर पॉइंट्स को लिया गया है। अरावली इधर राजस्थान के बाहर अलवर से भी बाहर निकल रही है, इधर झुंझुनू की ओर से भी। तो इसमें लोअर पॉइंट के बजाय महत्व किसको दिया गया है, अपर पॉइंट्स को। तो यहाँ पे अपर पॉइंट कौन सा है, सिरोही। और यहाँ पे झुंझुनू खेतड़ी वाला पार्ट। तो राजस्थान में अरावली को माना गया है माउंट आबू यानी आबू सिरोही से आबू सिरोही से। और यह वाला जो पार्ट है यह है खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी नाम सुना होगा, कॉपर में तांबे में, तो वही झुंझुनू का पार्ट। तो इसका मीनिंग है राजस्थान में अरावली किस जिले से किस जिले तक, सिरोही से झुंझुनू तक, या किस स्थान से किस स्थान तक, तो आबू से लेके खेतड़ी तक। फिर आगे जाके दिल्ली में समाप्त होती है। मुख्यतः जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की अंतिम पहाड़ियां हैं। लेकिन वो स्थान इतना फेमस नहीं है जितना अपना प्रेसिडेंट हाउस, रायसीना हिल्स। तो राष्ट्रपति भवन जहां बना हुआ है उसको हमने एक प्रतीकात्मक रूप से एंडिंग पॉइंट माना है, जबकि एंडिंग पॉइंट आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला पार्ट। लेकिन वो लिखा नहीं जाता, लिखा ही रायसीना हिल्स जाता है, तो अपने आंसर भी वही रहेगा। रायसीना हिल्स, तो ये इसका एंडिंग पॉइंट। तो रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन जहाँ पे है, तो यहाँ जहाँ भारत का शेर रहता है, और शुरुआत वहां से जहाँ जंगल का शेर रहता है। तो इसका मीनिंग गिरनार हिल्स से लेके ये रायसीना हिल्स तक राजस्थान में इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है सिरोही आबू से लेके और झुंझुनू के खेतड़ी। ये वाली है 550 किलोमीटर, 80% अरावली। और ये है 692 किलोमीटर गुजरात से लेके और दिल्ली तक।
इसमें लगभग स्टेट आपके समझ में आ गए। एक तो सबसे ज्यादा राजस्थान से, देन गुजरात, बीच में दिल्ली डायरेक्ट नहीं जा सकती, बीच में हरियाणा को क्रॉस करना पड़ेगा। तो हरियाणा वाले एरिया में कई जगह माइनिंग बंद भी की गई है, क्योंकि इलीगल माइनिंग के कारण वहां जो पहाड़ छोड़े गए थे, लास्ट जैसे कोई पहाड़ी थी जिसकी लीज यहाँ समाप्त हो गई, तो लीज समाप्त हो गई तो इसका मतलब बाकी ये तो पहाड़ी है जिसका जिसको तोड़ लिया गया। अब ये बची हुई पहाड़ी थी, उसका भी इलीगल माइनिंग कर करके इसको भी नहीं छोड़ा। अब खनन विभाग को जब इसको लीज पे देना होगा तो उनके रिकॉर्ड में तो बची हुई है ना पहाड़ी। तो ऐसी कई पहाड़ियां हरियाणा के अंदर अवैध खनन के कारण हटा दी गई, वो पूरी की पूरी पहाड़ियां उड़ा दी गई। फिर खनन विभाग वालों ने जाके केस किया, सुप्रीम कोर्ट में गए कि यहाँ से जो पहाड़ियां हमारी थी वो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट वाले की तुम पता करो नहीं है पहाड़ियां, तो इतने दिन कहाँ थे, कोई हनुमान जी उठा के थोड़ी ना ले गए यहाँ से इसको। तो इसका मीनिंग अब हरियाणा की और इसमें जो मुख्यतः माइनिंग, जो स्टोन माइनिंग थी वो लंबे टाइम से बंद कर रखी है। यानी जो छोटी मोटी लगभग 400 प्लस माइंस थी जिनको बंद कर दिया है अभी। जैसे राजस्थान में भी टाइम टू टाइम कई बार ग्रेवल बंद कर देते हैं ना, बजरी बंद कर देते हैं, अभी तो चल रहा है शायद, बंद नहीं है। ये वाला पॉइंट है राजस्थान में, आबू वाला पार्ट, जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। तो राजस्थान में अरावली की शुरुआत मानी जाती है आबू सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक। तो किस जिले से किस जिले तक, सिरोही से झुंझुनू तक, किस स्थान से किस स्थान तक, तो सिरोही में आबू से लेके और झुंझुनू के खेतड़ी तक, ये 80% अरावली। इंडियन क्रिकेट में ईशान किशन कहाँ से खेलते हैं? नहीं, वैसे हैं कहाँ से? झारखंड। तो ये इस साइड में दिल्ली, बिहार, झारखंड वाला जो पार्ट है, तो ये जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं ईशान। और ये वाला जो एंगल होता है साउथ वेस्ट, इसको बोला जाता है नैऋत्य एंगल। साउथ ईस्ट वाली जो डायरेक्शन होती है इसको कहते हैं आग्नेय दिशा, जहां घर के अंदर दक्षिण और पूर्व वाली डायरेक्शन में किचन को रखा जाता है। रसोई घर या अग्नि की दिशा जो होती है वो ये होती है साउथ ईस्ट। और ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट होता है घर में, इसमें अपन कोई विंडो सेक्शन या कोई जगह ओपन रखते हैं हवा के लिए, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है, इसको कहते हैं वायव्य डायरेक्शन। तो ये वायव्य दिशा होती है, ये आग्नेय दिशा होती है। तो जो सुने हुए शब्द होते हैं वो तो अरावली की दिशा नहीं होती भाई। आग्नेय शब्द सुना हुआ है आपका, इग्निस रॉक्स, आग्नेय। वायव्य शब्द तो वायु भी सुना हुआ है। तो ये थोड़े से अजीब शब्द है, नैऋत्य से ईशान, ये सुने हुए नहीं होते, ये अरावली की डायरेक्शन। ये कई बार क्या होता है इसमें ये हिंदी की लैंग्वेज में होते हैं, नैऋत्य और ईशान, ये शब्द एग्जाम में दे दिए जाते हैं कि अरावली किस कोण या किस एंगल से किस एंगल की ओर। तो अरावली साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर यानी नैऋत्य से ईशान की ओर फैली हुई है। तो ये साइड में ब्रैकेट में लिख देना, साउथ वेस्ट मीन्स नैऋत्य। नॉर्थ ईस्ट है, इसको नाम दिया जाएगा ईशान। तो इसके ऊपर अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसका स्टार्टिंग का आता है कि स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है। तो स्टार्टिंग मानी जाती है गुजरात का खेड़ बर्मा, यानी प्रॉपर ये भी अलग आ जाए, गिरनार भी आ जाए, पालनपुर भी आ जाए, खेड़ बर्मा भी आ जाए।
तो तीनों में से ज्यादा ऑथेंटिक क्या मानेंगे अपन? खेड़ बर्मा। क्योंकि ऐसा कई बार एग्जाम में हुआ है कि पालनपुर और खेड़ बर्मा दोनों दिए हैं और इन्होंने प्रॉपर आंसर किसको लिया है? खेड़ बर्मा। तो खेड़ बर्मा को अंडरलाइन या स्टार कर दीजिए, हालांकि मैंने स्टार करके बताया था। एंडिंग पॉइंट अरावली का माना गया है रायसीना हिल्स। राजस्थान के अकॉर्डिंग अलग आंसर रहेंगे। राजस्थान में सिरोही का आबू से स्टार्ट होती है और झुंझुनू के खेतड़ी में। इसका मीनिंग है जो सदन वाली डायरेक्शन है वो इसकी स्टार्टिंग है और अपर वाली डायरेक्शन है वो इसका एंडिंग पॉइंट है। इस कारण अरावली की दिशा को हमेशा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट लिखा जाता है। तो आपने हेडिंग जो लिखा था ना ऊपर, अरावली की दिशा, उसके आगे लिख दो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। डायरेक्शन ऑफ अरावली क्या है? फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। हेडिंग अपनी यही थी, दिशा अरावली की दिशा, या लास्ट में लिख दो चाहे अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जनरल आंसर यही मानते हैं, बाकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अरावली की बढ़ती हुई चौड़ाई बताओ, तो बढ़ती हुई चौड़ाई की दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट, गुजरात की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती है। और अरावली जैसी जो चट्टाने हैं वो इंडियन ज्योग्राफी में शायद आपने सुना हो, इस साइड में जो लक्षद्वीप है, यहाँ पे एक छोटा द्वीप आता है मिनिकोई द्वीप, नाम सुना है? तो ये जो मिनिका या मिनिकोई द्वीप है, इस द्वीप के आसपास भी चट्टाने उस प्रकार की पाई जाती हैं जिस प्रकार की अरावली में है, प्री कैम्ब्रियन चट्टाने। तो इसका मीनिंग कहा जाता है अरावली जैसी चट्टाने अपने समुद्र में, अरब सागर में भी मौजूद हैं। तो अपना जो अरेबियन सी है, कहा जाता है कि अरावली का उत्पत्ति स्थल ये अरब सागर से स्टार्ट होकर दिल्ली तक फैली हुई है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी जो है वो है खेड़ बर्मा से लेकर और दिल्ली तक। और इसकी मूल चट्टाने अरब सागर में उपलब्ध होने के कारण अरेबियन सी को कहा जाता है फादर ऑफ अरावली। अरावली का पिता किस सागर को कहा गया है? तो इसका मीनिंग है अरावली जैसी मूल चट्टाने इस साइड से स्टार्ट होती हैं कंटिन्यूस दिल्ली तक, लेकिन बीच में गैपिंग है एक लंबा। इस कारण इनको कंटिन्यूस नहीं माना गया, वरना वरना अरावली होती है हजारों किलोमीटर लंबाई के अंदर। यह कंटिन्यूस मानी गई है खेड़ बर्मा से लेकर और दिल्ली तक। तो लास्ट में इसमें एक नोट में पॉइंट लिख देना, अरब सागर को, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। क्योंकि अरावली का विस्तार अरब सागर तक है या अरब सागर में है। अरेबियन सी इज नोन एज फादर ऑफ अरावली। अरेबियन सी इज नोन एज फादर ऑफ अरावली। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है क्योंकि अरावली का विस्तार, क्योंकि अरावली का विस्तार अरब सागर में है या अरब सागर तक। अरब सागर में एक द्वीप आता है मिनिकाई द्वीप, तो मिनिकाई द्वीप तक ये विस्तृत है। तो द्वीप का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अरावली इज एक्सटेंट इन अरेबियन सी, बिकॉज अरावली इज एक्सटेंट इन अरेबियन सी। स्कूल के टाबरों में आप लोगों में कोई अंतर नहीं है। वो जैसे घंटी बजने वाली होती थी ना, तो यूं सीट से आधे यूं उड़ जाते थे।